परवीन के हाथ में चाकू था। परवीन बॉबी अपने प्रेमी कबीर बेदी के साथ इटली चली गईं। जब वो वहां से लौटी तो उन्हें महेश भट्ट से प्यार हो गया। एक दिन अचानक महेश को परवीन के मनोरोगी होने का पता चला। जिस रात ये जोड़ा यानी कबीर बेदी और परवीन बॉबी यूरोप के लिए रवाना हुए, कबीर के दोस्त महेश भट्ट उन्हें छोड़ने बॉम्बे एयरपोर्ट तक आए। महेश बताते हैं, मुझे याद है वे अपने तमाम साजो सामान के साथ जा रहे थे। उनकी देर रात की फ्लाइट थी। परवीन वहां मौजूद थीं। दोनों ने यूरोप के मौसम के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे। परवीन के चेहरे पर उदासी थी, जैसे डार से बिछुड़ रही हो, लेकिन वो कबीर की गर्लफ्रेंड थी और वे एक दूसरे से प्यार करते थे। कबीर तब इटली में एक बड़े स्टार की हैसियत पा चुका था। उनका एक सुनहरा भविष्य था, इसलिए वो उसके साथ गई। जैसा कि किस्मत को मंजूर था, परवीन और कबीर को जानने वाले एयर इंडिया के एक मैनेजर ने उस रात इतावली एक्ट्रेस गीना लोलोबिगडा के साथ डिनर का कार्यक्रम रखा। डिनर एक शानदार रोमन रेस्टोरेंट में इन चारों के बीच एक बेहद निजी आयोजन था। ये रात यादगार होने वाली थी, हुई भी, लेकिन गलत वजहों से। डिनर के दौरान हाल ही में सिंगल हुई गीना की नज़र कबीर बेदी पर टिकी रही। पूरी शाम परवीन को अनदेखा कर उन्होंने कबीर पर डोरे डाले। उस शाम को याद करते हुए कबीर कहते हैं, डिनर खत्म होने से ऐन पहले गीना परवीन से मुखातिब हुई और कहा, और तुम माय डियर, तुम क्या कर रही हो? स्टार का पीछा? परवीन कोई मामूली इंसान नहीं थी। वो तेज तर्रार थीं और उनमें विट कूट कूट कर भरा था। परवीन ने तपाक से जवाब दिया, नहीं माय डियर, मैं अपने प्रेमी के साथ हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा प्रेमी है। इससे पहले कि गीना कोई जवाब दे पाती, परवीन ने कबीर से कहा, चलो डांस करें। डांस फ्लोर पर परवीन ने दो टूक लहजे में कहा कि वो इस इतावली स्टार को अब एक लम्हा भी कबीर से प्यार के पींगे बढ़ाते हुए बर्दाश्त नहीं करेगी। कबीर उस रात को याद करते हुए कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गीना इंटरनेशनल सिनेमा में एक बड़ा नाम, लेकिन परवीन उस जगह से फौरन जाना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मैं जा रही हूं, बाकी तुम पर है। तुम रुकना चाहो तो रुको, या चलना है तो चलो। मैंने उससे कहा कि वो मुझे बहुत मुश्किल हालात में डाल रही है, लेकिन उसने कहा, ये तुम्हारी जाती दिक्कत है, मैं जा रही हूं, मुझे ये औरत सख्त नापसंद है। परवीन गलत नहीं थी। गीना ने उसे अपमानित किया था, उसे नीचा दिखाया था। जब परवीन और कबीर गाना खत्म होने के बाद डिनर टेबल की तरफ लौटे तो कबीर ने गीना से कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन हमें इसी वक्त जाना होगा। जब परवीन लंदन से लौटकर अपना फिल्मी करियर फिर से संवारने में जुटी तो पुराने दोस्तों और पहचान वालों से भी राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। महेश भट्ट इनमें से एक थे। उन्होंने महेश भट्ट को अपने कालूमल एस्टेट वाले घर पर बुलाया। ये आमंत्रण परवीन बॉबी के शब्दों में जिंदगी से कदम ताल के लिए था। महेश याद करते हैं, 20 बरस की उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने करियर में जूझ रहा था। मेरी फिल्में नहीं चल रही थीं। माहिम से जुहू आवाजाही करने में काफी खर्चा होता था। इसके बावजूद कुछ ऐसा था जिसकी वजह से महेश परवीन के पास खिंचे चले आते थे। एक खास शाम जब परवीन को महेश एक नई रोशनी में दिखी, वो उस शाम को यूं दर्ज करते हैं, उसके चारों ओर निराशा छाई हुई थी। वो जिस जगह थी वो जगह उसके वजूद में शामिल थी। ये उसका एकांत था। वो बला की खूबसूरत लेकिन बेहद अकेली थी। इससे पहले महेश की परवीन से जब आखिरी मुलाकात हुई थी तब वो कबीर बेदी के साथ रह रही थी। जिसने भी कबीर और परवीन को एक कपल के तौर पर जाना, वे इस बात को भी जानने के लिए बेकरार रहते थे कि इनके रिश्ते में खटास आई क्यों कर। महेश ने इसके बारे में किसी खोजबीन से परहेज किए रखा। महेश का परवीन के घर आना एक इत्तेफाक था। वे एक दूसरे के परिचित भर थे जो अब पहली बार बगैर किसी बाधा के साथ वक्त बिता रहे थे। हर बातचीत के साथ वे करीब आने लगे। उन्होंने अपने बीच कई समानताएं पाई, एक दूसरे को किस्से सुनाए और राज की बातें साझा की। उनके हिस्से की शामें डूबते सूरज की आग से रोशन होने लगीं। इन्हीं शामों में से एक शाम परवीन ने फरीदा खानम की आवाज में गाई गजल आज जाने की जिद ना करो रिकॉर्ड पर बजाई।
गजल इन दोनों की बातचीत के पर्दे में बार बार बजती रही और तभी महेश को मूड में बदलाव महसूस हुआ। महेश कहते हैं, उस शाम की शुरुआत दो दोस्तों की मुलाकात से हुई थी, लेकिन बातचीत गहरी होती गई और हमें बीच की खामोशी रास आने लगी। हमारे बीच आकर्षण साफ महसूस किया जा सकता था। उस वक्त दिमाग के किसी कोने में महेश भट्ट खुद को ये याद दिला रहे थे कि घर में उनकी एक पत्नी और बेटी इंतजार कर रही है। वो कुछ वक्त तक आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के मुक्त विचारों के अनुयायी जरूर रहे थे और उनकी गैर पारंपरिक सोच के असर में भी रहे, लेकिन उन्हें लगा कि जिन मूल्यों के बीच उनकी परवरिश हुई थी उसकी जकड़न से एक झटके में छुटकारा पाना आसान नहीं था। महेश स्वीकार करते हैं, मुमकिन है मैंने मुक्त प्रेम के अफसाने को सबकी जुबान पर ला दिया हो, लेकिन खुद नैतिकता की जकड़न से तब तक बाहर नहीं निकल पाया था। अपनी नैतिक उधेड़बुन का इम्तिहान और बढ़ाए बगैर महेश परवीन के घर से जाने के लिए उठ खड़े हुए। परवीन भी उठी, लेकिन वो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई। वो याद करते हैं, मुझे लिविंग रूम से दरवाजे तक का फासला खत्म न होने वाला लग रहा था। मैं जब दरवाजे के एकदम करीब पहुंच गया तब एहसास हुआ कि परवीन मुझे अलविदा कहने के लिए नहीं आई। जैसे ही मैंने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, मेरे कान में उसकी आवाज गूंजी। वो मेरा नाम पुकार रही थी। वो मुड़े और उस रात कॉरिडोर को आखिरी बार पार कर परवीन के पास पहुंचे। परवीन के बेडरूम का दरवाजा खुला था। महेश के शब्दों में, वो बिस्तर पर पसरी हुई मेरी राह देख रही थी। हर तरफ खामोशी थी, क्योंकि उनके दरमियान अब लफ्जों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। 1969 के जुलाई महीने में बरसात की एक सुबह परवीन बॉबी हस्बे मामूल उठी और शूटिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगीं। उन दिनों वो प्रकाश मेहरा की फिल्म ज्वालामुखी कर रही थीं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। परवीन के तैयार होने तक महेश बिस्तर में ही नींद और जाग के बीच करवट बदल रहे थे। जब परवीन वापस आईं तो उन्हें उम्मीद थी कि रोजाना का प्यार मिलेगा। इसके उलट परवीन ने उनके कान में कहा कि इस कमरे के बाहर उनके बीच कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि महेश इस पर कुछ कह पाते, परवीन बॉबी वहां से जा चुकी थीं। जब महेश उस शाम घर आए, परवीन की मां ने दरवाजा खोला। वो उसी दिन वहां आई थीं। उनके पीछे खड़े परवीन के सेक्रेटरी वेद शर्मा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। महेश लंबे डग भरते हुए बेडरूम की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा, वहां वो कमरे के कोने में फर्श पर किसी जंगली जानवर की तरह सिकुड़ कर बैठी थी। वो अब भी शूटिंग के कपड़ों में ही थी, बाहर से आकर कपड़े बदले नहीं थे। उसके हाथ में चाकू था, जिसका इस्तेमाल वो नाश्ते की मेज पर करती थी। महेश धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो बगल में जाकर बैठ पाते, परवीन फुसफुसाकर बोली, दरवाजा बंद कर दो। जब वो उनके नजदीक फर्श पर आकर बैठ गए, तब जाकर परवीन के मन का भ्रम शब्दों में बाहर आया और उनके डर की वजह का पता चल सका। उन्होंने महेश से कहा, इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। महेश ने पूछा कि कौन हैं ये लोग जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। परवीन ने जवाब दिया, अमिताभ बच्चन। और महेश भट्ट से कहा कि अपनी आवाज नीचे रखें, कोई उन्हें सुन लेगा। दीवारों के भी कान होते हैं, वो कहती गईं। तुम नहीं जानते, तुम भोले हो। वे मुझ पर एक झाड़ फानूस गिरा कर मेरी हत्या कर देंगे। महेश भट्ट का इससे पहले किसी मनोरोगी से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन परवीन बॉबी की जिंदगी में वही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने शाम के उस छुटपुटे में ये पहचान लिया था कि इस औरत की जिंदगी में सचमुच कुछ गंभीर समस्या है। वो याद करते हैं, बचपन में मैंने रंजन नाम के एक साउथ इंडियन एक्टर को इस हाल में देखा था। उसे सिजोफ्रेनिया का मरीज बताया जाता था। वही एकमात्र संदर्भ के तौर पर तब तक मेरे दिमाग में दर्ज था। हैशेट इंडिया द्वारा प्रकाशित करिश्मा उपाध्याय की लिखी परवीन बॉबी की जीवनी से चुने हुए अंश।